हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। तो आज एक हमारा जो रिवीजन पार्ट चल रहा था, कल से हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया ग्रेविटेशन का रिवीजन पार्ट, और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का रिवीजन पार्ट का। तो आज का जो हमारा रिवीजन पार्ट होगा वो होगा मास और वेट। इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे आज के ग्रेविटेशन पार्ट का, जो हमारा रिवीजन लेक्चर है सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इससे पहले जो टॉपिक सारे थे उनको कवर कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मास और एक होगा वेट। तो मास और वेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है हमने आपको इससे पहले भी बताया था, तो एक एक को पढ़ते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ बॉडी। जो मास होता है वो किसी भी बॉडी का होता है अमाउंट। जैसे एक बॉल हाथ में ले लेते हैं और बॉल को कहते हैं कि ये बॉल 5 kg का है, 6 kg का है। एक हम लोग बुक कर लेते हैं तो कहते हैं कि 500 ग्राम का है। यानी उस मास जो बॉडी है उसके मास यानी कि उसके अमाउंट को बता रही है। किसको बता रही है? अमाउंट को बता रही है। तो वही अमाउंट क्या कहलाता है? बॉडी का मास कहलाता है। ये हमने पहला कंसेप्ट देखा। और मास को जो है हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, यानी मास जो है हमारा स्मॉल m से डिनोट करेंगे। कहीं भी अगर मास हमको डिनोट करना हो तो स्मॉल m से। दूसरा कंसेप्ट, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या किसी बॉल को हम लोग कहेंगे कि 5 kg का है और ईस्ट में 5 kg का है, 5 kg का है और नॉर्थ में 5 kg का है, 10 kg का है तो साउथ में ईस्ट में नहीं। हम वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यानी उसके मैग्नीट्यूड जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। और हमने पढ़ा भी था कि स्केलर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होती हैं जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है उसमें। ये था हमारा स्केलर क्वांटिटी। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास जो है हर जगह कांस्टेंट रहेगा। अगर इस जगह पे 5 kg का है तो अगर इस जगह पे लाएंगे तो भी 5 kg का होगा। अगर यहां से कहीं और दूर ले जाएंगे तो वहां भी मास 5 ही kg का होगा। यानी मास हर जगह वेरी नहीं करेगा। ठीक, यानी मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, यानी मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हर जगह। मास कैन नॉट बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उस बॉडी के पास मास अनिवार्य है। अगर ये हमारा मार्कर है तो इसका कुछ अमाउंट होगा। ठीक, अगर ये हमारा व्हाइट बोर्ड है तो इसका भी कुछ अमाउंट होगा। यानी कोई भी अगर बॉडी एग्जिस्ट की तो बिना मास के वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर वो बॉडी है तो उसके पास मास है तभी वो बॉडी कहलाती है। अगर उसके पास मास नहीं होगा तो वो बॉडी नहीं कहलाएगा। ये है हमारा मास। तो ये हमारा पूरा मास का ये डिफरेंस था, हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी था। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेट की। ठीक है बाबू, हमने आपको वेट क्या बताया था कि वेट एक तरह का फोर्स है। क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है जो फोर्स अर्थ के तरफ लगता है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वेट का काम करता है। यानी जो कोई भी फोर्स अगर वो अर्थ के तरफ लगता है तो वे हमारा कहलाता है वेट। और वही वेट किसका काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। W=mg। यानी कि वेट एक तरह का फोर्स है जो अर्थ के तरफ लगता है, उसको हम लोग कहते हैं वेट। वेट इज डिनोटेड बाय W, यानी वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक, तीसरा कंसेप्ट, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे कोई पूछे कि वेट का डायरेक्शन कहाँ लगता है, तो वेट का डायरेक्शन जो है हमेशा अर्थ के तरफ लगता है। यानी वेट जो है हमेशा अर्थ के तरफ लगेगा, यानी टुवार्ड्स द अर्थ। ठीक,
तो वेट हमेशा ऑलवेज अर्थ के तरफ लगेगा, यानी कि नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ। वेट इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, यानी वेट जो है हमारा ये हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वेट जो है हमारा वो स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन को हमने क्या बताया था, W इक्वल टू क्या होता है mg, यानी हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, क्या है g है, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है वायरी किया। हमने बताया भी था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है अगर अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ के सेंटर से और उस सरफेस के बीच क्या लगता है GME अपन में R स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर बताए थे। जब कुछ h हाइट पे ले जाएंगे तो R प्लस एच हो जाएगा, GM अपन में R प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर अर्थ के सरफेस से नीचे h हाइट नीचे जाएंगे तो R माइनस एच क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GM अपन में R माइनस G का स्क्वायर। हमने वेरिएशन इन G में बताया था आपको, जब आप टॉपिक देखेंगे खोल के कॉपी तो वेरिएशन इन G हमने बताया था, उसमें हमारे सारा कंसेप्ट था। यानी कि वेट हमारा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा चेंज होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, इसलिए हमारा वेट जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। और जो कि वेट जो है हमारा एक तरह का फोर्स है, तो इसकी यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। वेट बिकम्स अ जीरो, वेट जीरो हो सकता है कब, जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए, यानी कि हमारा वेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। वेट इज ए वन टाइप ऑफ फोर्स, यानी ये वेट जो है हमारा एक तरह का फोर्स है, ये हमारा नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि वेट जो है एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो ये हमारा था मास और वेट के डिफरेंस। अब हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हम देखेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले हम लोग प्रेशर को डिफाइन किए थे। क्या कि प्रेशर जो होता है वो होता है P इजकल टू एफ अपान में ए। ठीक, प्रेशर क्या डिफाइन करता है कि एक यूनिट एरिया, जैसे हमारे पास कोई एरिया है ये, तो इसके एक यूनिट यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। देखिए क्या डिफाइन कर रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान में एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगता है उसको लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे, फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या कर देंगे इसको, मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, एन, और एम ऊपर जाते कितना हो जाएगा, एम के पावर -2, हमने बताया भी था आपको। ठीक, तो ऐसे हमारा क्या होता है, यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि थ्रस्ट क्या होता है, क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट क्या कहता है कि जैसे हमारे पास ये हमारा एरिया है, ठीक, ये इसका लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। तो थ्रस्ट क्या कहता है कि अगर इस एरिया पे हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे एक यूनिट के एरिया पे। जब हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना, इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। ठीक, हमने आपको बताया था। अब देखेंगे फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो फ्लूइड्स ऐसे सबस्टांस को हम लोग कहते हैं जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो कर सके। क्या कर सके, फ्लो कर सके। फ्लूइड उसी सबस्टांस को कहेंगे, फ्लूइड क्या आता है कि ऐसे सबस्टांस जो एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से फ्लो कर सके, वही हमारा क्या कहलाते हैं, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड्स एंड गैसेज।
जो हमारे लिक्विड होते हैं और गैसेज होते हैं ये दोनों आसानी से फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड बॉडी हमारा आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक, तो सॉलिड जो होता है हमारा आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है, लेकिन लिक्विड और गैसेज जो होते हैं ये दोनों आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लूइड। ठीक, अब हमने क्या बताया था, प्रेशर इन फ्लूइड्स, कि फ्लूइड्स में कैसे हमारा प्रेशर वेरी करता है। तो सबसे जो टॉप पॉइंट होगा, अगर बकेट ले लेते हैं ऐसे, तो सबसे टॉप वाला पॉइंट होगा वहाँ हमारा प्रेशर कम लगता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा प्रेशर क्या होता है, वाटर में बढ़ता जाता है। यानी बकेट ले लेते हैं ऐसे, और जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि अगर किसी बकेट के टॉप पॉइंट पे देखेंगे तो लो प्रेशर होगा, बीच में आएंगे तो प्रेशर थोड़ा सा उससे कम ज़्यादा होगा, और सबसे जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि हाई प्रेशर P3 है, मिडिल प्रेशर P2 है, लो प्रेशर P1 है, तो P3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर P2 सबसे कम, P1 में होगा प्रेशर। अब यहाँ पे एक नोट क्या करना है कि जो हमारा बकेट है और इस बकेट में वाटर भरा है, तो वाटर जो है इस बकेट के हर एक डायरेक्शन पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी ऐसे। यानी कि वाटर जो है, ये वाटर इस सरफेस के, यानी इस जो बकेट है उसके हर एक सरफेस के पॉइंट पे फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स लगेगा। हर एक डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक, यानी कि प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। वाटर क्या एग्जिस्ट करेगा, इस पे अपने वाल पे, जो बकेट का वाल है इसके वाल के हर एक पॉइंट पे, जो वाल है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी हर एक पॉइंट पे वाटर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। ठीक, तो हम इसको इरेज करते हैं। ये हमारा था थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब देखेंगे क्या हम लोग, बायोनेट फोर्स। हम लोग इसको इरेज कर दे उस पार्ट को। अब हम देखेंगे हमारा बायोनेट फोर्स क्या होता है। हमने क्या बताया था बायोनेट फोर्स के बारे में, जरा ध्यान से समझिए। हमने क्या बताया था, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बकेट है, क्या है, बकेट है। हमने क्या बताया था कि हमारे इसमें लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। और इसमें कोई बॉडी को हम नीचे क्या करते हैं, मेरे पास बॉडी है, तो इस बॉडी को इस वाटर में जो लाते हैं, जैसे जैसे हम वाटर को पानी में दाबते हैं, नीचे की तरफ दाबते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर, हमें क्या है, प्रेशर फील होता है। यदि हम ज़्यादा नीचे जाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी किसी पानी की बाल्टी में भरी पानी में देखेंगे तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे और नीचे जाएंगे तो हमें और फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी पानी जो है, वाटर जो है क्या करती है, हमारे उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इसीलिए हम नीचे दाबते हैं तो हमारा प्रेशर क्या होता है, नीचे जैसे जाते हैं प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो आखिर प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि नीचे से भी कोई फोर्स लगा रहा होगा। तो जो नीचे से जो फोर्स लगता है इस ऑब्जेक्ट पे, वो लगता है बायोनेट फोर्स। और इस बॉडी पे क्या लगता है, अपवर्ड फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, बायोनेट फोर्स। यानी कि वाटर के द्वारा एक अपवर्ड फोर्स लगाया जा रहा है। वाटर क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। कैसे ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी इमर्ज्ड है। इन बॉडी देख रहे हैं, बॉडी इस वाटर में इमर्ज्ड है, मतलब डूबी हुई है वाटर में। तो एक डूबी हुई बॉडी पे जब वाटर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स का हम नाम देते हैं बायोनेट फोर्स। और इस घटना को, इस फिनोमिना जो है, इस घटना को हमने क्या नाम बताया था, बायोंसी। ये सारे फिनोमिना हो रहे हैं, घटना हो रहा है, इस घटना को हम लोग कहेंगे बायोंसी। और जो फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की दिशा में वाटर के द्वारा, कैसी बॉडी पे, जो बॉडी इमर्ज्ड है, डूबी हुई बॉडी है। एक डूबी हुई बॉडी पे जब बायोनेट फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं बायोनेट फोर्स। ये बायोनेट फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर लगा रहा है। कैसी बॉडी पे, तो इमर्ज्ड बॉडी पे, जो बॉडी क्या है, डूबी हुई बॉडी पे। ठीक, वही हमने यहाँ पे लिखवाया है। अब यहाँ पे केस क्या बनता है
कि अगर बायोनेट फोर्स हमारा नीचे क्या एक्ट करता है, एक mg, अगर इस mg से हमारा बायोनेट फोर्स यानी ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी जो बायोनेट फोर्स है वो ज़्यादा है किस mg से, तो हमारा बाल कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। ऑब्जेक्ट फ्लोट कहाँ करेगा, सरफेस पे। अगर mg और ऊपर लगने वाला बायोनेट फोर्स अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो बाल हमारा मिडिल में आ जाएगा। अगर mg ज़्यादा हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा किससे, इस बायोनेट फोर्स से ऊपर जो लग रहा है, तो हमारा बॉल कहाँ आ जाएगी, इस प्लेस पे आ जाएगी। यानी 3 केस में अगर बायोनेट फोर्स ज़्यादा तो सरफेस पे फ्लोट करेगी, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट यानी बॉल कहाँ आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। ठीक, अगर हमारा mg ज़्यादा हो गया यानी कि नीचे वाला फोर्स जो है इस अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे थे बायोनेट फोर्स और ये हम 3 केस आपको बताए थे, तो इसको हम अब इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस ग्रेविटेशन के रिवीजन पार्ट का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट जो टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, तो एक बार फिर से मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये मान लेते हैं क्या है, पॉकेट है और यहाँ पे क्या भरा है, वाटर। ठीक, और एक सबस्टांस है, उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक, 2 फिगर बनाते हैं और एक फिगर हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। ठीक, और इसका भी वही लेवल लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब सब्जेक्ट को इस तरह से रख देते हैं। ठीक, इसमें क्या पूरा है, वाटर। इन 2 फिगर को ध्यान से देखिए। एक जो ऑब्जेक्ट है ये पार्शियली यानी कि पूरी तरह से क्या है, कंप्लीटली इमर्ज्ड है, और ये हमारा पार्शियली है यानी आधा डिजॉल्व, आधा इमर्ज्ड है और आधा डूबा नहीं है। तो इस पे ऑब्जेक्ट पे एक हमारा अपवर्ड फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, लिक्विड। कितना लगाएगा, Fb यानी बायोनेट फोर्स, और इस ऑब्जेक्ट पे भी एक बायोनेट फोर्स लगेगा, कितना, Fb। ठीक, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या देखा कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है लिक्विड के द्वारा, क्या, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है लिक्विड के द्वारा, ये किसके बराबर था, वेट डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड, वेट डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड, वेट डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड बाय ऑब्जेक्ट। ये हमारा था ग्रेविटेशनल आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा कि जो लिक्विड के द्वारा अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, वो किसके बराबर है, जितना ऑब्जेक्ट जो है और वेट क्या कर रही है, लिक्विड का डिस्प्लेस कर रही है। इन कहने का मतलब क्या है कि जब ये अपवर्ड फोर्स इस पे लग रहा है वो कितने के बराबर है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया होगा तो इतना जो लिक्विड है वाटर का, या इतना जो लिक्विड है यहाँ से क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस, यानी ये लिक्विड नहीं रहा होगा, यहाँ से लिक्विड क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस कर गया, हट गया होगा। तो जितना लिक्विड यहाँ से हटा होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, उतना किसके बराबर था, अपवर्ड फोर्स के बराबर। और यहाँ से जितना लिक्विड ये हटा होगा इस रीजन से, वो किसके बराबर है, इस अपवर्ड फोर्स के बराबर। यानी जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा फोर्स लगने के बाद, यानी इमर्ज होने के बाद बॉडी के, वो ये कितने बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। ये हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या आता है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या कहता है कि एक सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस हो,
सिल्वर कॉपर कोई सबस्टांस हो उसकी डेंसिटी ले लेंगे और हम ले लेंगे वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि एक सबस्टांस की डेंसिटी को हम डिवाइड कर देंगे वाटर की डेंसिटी से, लेकिन वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए, तो हम जाके फाइंड कर लेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है ग्रेविटेशन रिवीजन का जो पूरा लेक्चर था हमने 2 शॉर्ट वीडियो में, यानी कि 2 हमने रिवीजन पार्ट की वीडियो में क्या कर लिया, इसको एंड कर लिया। यानी कि ग्रेविटेशन के हमारे जो 8 वीडियो पहले थे और ये 2 वीडियो जो हमारे शॉर्ट रिवीजन के थे, 2 वीडियो, इन टोटल मिला कितने वीडियो हो गए, 10 वीडियो। यानी ग्रेविटेशन के हमने 10 पार्ट्स किए। किसके पार्ट किए, 10 पार्ट्स थ्योरी का था। अब हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तो इस पूरे ग्रेविटेशन का हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, एमसीक्यू भी हो सकता है, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, यानी सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आगे जितने भी वीडियो बने सारे वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के भी और कुछ साइड बुक्स के भी। ठीक, तो आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल के साथ, और बहुत ही हमारे बेस्ट क्वेश्चन हम, यानी जो जितने बेस्ट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आपको बताएंगे, और किस तरह से ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं हम बताएंगे आपको बहुत ही बारीकी से। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।